दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपन अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। नमस्कार दोस्तों, रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर में आप सभी का रजनीश सिंह तोमर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं रजनीश सिंह तोमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में 20 सालों से अपनी सेवा दे रहा हूं। हमने 13 साल दिल्ली में सेवा दिया, 20 साल से गुजरात में सेवा देता हूं और राजस्थान के जोधपुर, अजमेर ऐसे कई शहरों में मैंने अपनी सेवा दिया है। लेकिन मैं जब भी कोई क्लास लिया हूं अपने जीवन में तो उसका स्तर आरपीएससी भी नहीं, आईएएस का ही रहा है। चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान का जोधपुर शहर हो, या अजमेर हो, या यूपीएससी हो। अगर कोई क्लासेस मुझे ये कहता है कि अगर आप इसको कम में कराइए तो मैं नहीं करा पाता। ये मेरा परिचय है। और मैं विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अब फिलहाल, हालांकि ये 13 साल दिल्ली में भी रहा, अब फिलहाल ये गुजरात में कार्यरत है। मैं इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और आप मेरे दाहिने तरफ देख रहे हैं स्टडी पॉइंट अजमेर, जिसका मोबाइल नंबर 9460252121 है। इसके डायरेक्टर सुरेश जी और दिनेश जी हैं, जो मेरे मित्र हैं तो बहुत छोटे हमसे उम्र में, बट मित्रता होती है। तो सिर्फ उनके रिक्वेस्ट पर मैं केवल अब फिलहाल अजमेर ही पढ़ाने जाता हूं। हम लोग एक मिशन लेकर के चले हैं दोस्तों कि आगे के 1-2 सालों के अंदर अजमेर को एक बड़ा हब बनाना है। यानी जिस तरह से राजस्थान के बच्चे जयपुर और जोधपुर को सोचते हैं, एक बार अजमेर में अपने स्टडी पॉइंट को भी सोचें। उसी कड़ी के तहत दोस्तों, ये जो मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं, ये कोई मेरे दिमाग का सुनियोजित उपज नहीं है दोस्तों। पिछले हफ्ते मैं सुरेश जी के पास एक लेक्चर लेने गया था और आरपीएससी के द्वारा यह पीएसआई का विज्ञप्ति जारी हुआ। तो मैंने सुरेश जी को प्रॉमिस किया कि 14 फरवरी 10 बजे जो अपना सेमिनार है अजमेर में, मैं आ रहा हूं आपके लिए। अजमेर आइए और सेमिनार सुनिए। तो उसके पहले 2 वीडियो बच्चों को एक गाइडेंस मिल सके कि हकीकत में पीएसआई में क्या पूछने जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास और ई क्लास के दौर में, यूट्यूब और व्हाट्सएप और फेसबुक के दौर में मिसलीडिंग और मिसगाइडेड भी बहुत लोग हो रहे हैं, क्योंकि कर रहे हैं बहुत लोग। कई सारे लोग हैं क्विज कराते हैं, ये सब कराते हैं। भाई, बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्विज नहीं कराया जाता है। तो खैर, हर कोई का अपना अपना फिलॉसफी है। तो आज उसी कड़ी में मैं आपके सामने राजस्थान सब इंस्पेक्टर के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने जा रहा हूं। मैं पहले ही बता दूं कि एक मैथ रीजनिंग और एक राजस्थान, मैं करूंगा विश्लेषण, बट राजस्थान। और चूंकि डॉक्टर रमेश सोनी भूगोल जो यहां पढ़ाते हैं, बेहतरीन टीचर हैं और मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं, तो एक उस विषय में थोड़ा मेरा एनालिसिस कम रहेगा। बाकी एक एक विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ, फ्रॉम ABCD टू पाठ्यक्रम, मेरिट से लेके पाठ्यक्रम तक।
तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक बात हर कोई बता रहे हैं वो हमें भी बताना पड़ेगा। जैसे कि कुल स्थान 859 है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, लेकिन मैं हमेशा यथार्थ में बात करता हूं और फॉर्म भी 8 लाख लोग भरने वाले हैं, तो कितनी बड़ी वैकेंसी है जरा सोच के देखिए। 1000 लड़कों पर एक का सिलेक्शन होना है, तो वैकेंसी जरूर बड़ी है, लेकिन हमें 8 लाख लोगों से लड़ना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, चलिए वैकेंसी बड़ी है, पढ़ेंगे तो पास करेंगे, कॉन्फिडेंस भी रखना है अपने ऊपर। एपी के लिए 746, आईबी में 64, आरएसी में 38 और एमबीसी में 11 सीट। इस विज्ञप्ति के में एक नयापन है कि उम्र की सीमा तो 20 से 25 है, लेकिन ये 1/1/22 को गिना जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा अभी 1/1/2021 को 19 साल का हो तो वो भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि वो 1/1/22 को 20 साल का हो जाएगा। और उसी तरह जिसका 1/1/21 को 25 साल हो रहा है वो फॉर्म भर सकता है, भले वो 22 में 26 साल का हो गया। ये भर्ती के लेट होने के कारण एक तरह से दिया गया। SC ST OBC MBC को 5 साल का छूट है, तो ध्यान रखिएगा कि 21 में यदि आप 25 साल के हैं तो 5-30 ऐसे नहीं गिनिएगा। 21 में 25 हैं तो भी 22 में आप 25 ही माने जाएंगे 1/1 तक, क्योंकि उस दिन मांग रहा है, ठीक है, और वहां से 5 साल गिनिएगा। तो 1/1/2022 यहां पे रखा गया है। फीमेल को 10 साल का छूट है और जनरल फीमेल EWS को 5 साल का। अब आइए एग्जाम पैटर्न। सिलेबस पर बहुत डिटेल्स चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, और यह एक टेलर है कि कल, ठीक ना, कल अजमेर आइए, 10 बजे आइए और 4 घंटे कहीं भी हैं आप राजस्थान में आइए, और आप 4 घंटे बाद बहुत कुछ लेकर जाएंगे दिमाग में। इतनी बातें मैं बताऊंगा, मैं आपसे रूबरू होने आ रहा हूं। और हम इसीलिए इसको मिशन के तहत लिए हैं कि एक तो आरपीएससी का लेवल है, हम लोग उसी लेवल का पढ़ाते हैं, और ऊपर से सुरेश जी का एक सपना है कि अजमेर का लड़का बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको वो गुणवत्ता वहीं मिले, और मेरा उसमें सपना जुड़ गया कि बाहर का लड़का अजमेर आना चाहिए। तो पहले थोड़ा बेसिक जान लीजिए, अंत तक रुकिएगा, एक्सप्लेन करेंगे ना सिलेबस, तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। तो एग्जाम में पहला चरण जो लिखित परीक्षा है वो 400 मार्क का है, जिसमें पहला पेपर हिंदी 100 क्वेश्चन 2 मार्क का एक होगा, 200 मार्क का। दूसरा पेपर जीके जीएस 100 क्वेश्चन होगा, 2 मार्क का एक, लेकिन अगर आप इसमें गलती कर जाएंगे तो 1/3 माइनस हो जाएगा। यानी कि प्रति 3 प्रश्न के गलत होने पर 4 गलत हो गया, वो 3 तो गया ही, प्लस 1 उसके कारण और चला गया। अब मिनिमम मार्क्स यानी मेरिट जो भी बने, इस दोनों ही पेपर में अलग अलग 36% होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर 200 का 36 निकाला जाए तो 72 मार्क मिनिमम यहां और 72 मार्क मिनिमम यहां होने चाहिए। यानी कि इस परीक्षा के हिसाब से 144 मार्क तो पास करने के लिए न्यूनतम होने चाहिए। मेरिट जो गया हो, मेरिट तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन एग्रीगेट 40 होना चाहिए, यानी कि 400 का 40 यानी 160 मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। तो यदि किसी एक विषय में अगर 72 मार्क आ गया हो मिनिमम, तो दूसरे में 88 लाना पड़ेगा।
यानी किसी एक पेपर में मैंने क्वालिफाई करने के लिए 36 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो दूसरे में 44 करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हिंदी की तैयारी मिनिमम ऐसी तो हो ही कि 70+ हो, ताकि दोनों मिला के 40 भी बने और एग्रीगेट और एक एक पेपर में 36% आपको लाना है। क्लियर हो गया ये बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल के लिए जो ये 16 इसलिए लिख रहे हैं कि ये विज्ञप्ति है दोस्तों। अब फिजिकल के लिए जो बुलाया गया 400 में से कितना, तो हकीकत तो ये है कि 72 हिंदी में मिनिमम और जीके जीएस में 72 होना चाहिए, ये तो मिनिमम है, और टोटल 160 होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है। अब 20 गुना लोगों को बुलाया गया सीट के हिसाब से, तो 11,000 समथिंग था पिछली बार, इस बार तो 800 सीट है, 859। अगर 20 से गुना किया जाए तो 17,000 समथिंग बनता है, लेकिन सभी लोग यही कह रहे हैं, लेकिन अनुभव की कमी है उनमें। ये गणित का एक एक नियम नहीं है ना दोस्तों। 17,000 आपने तय किया मान लीजिए, तो 17,000 पर अगर मेरिट जो है 205 पे रुका, एक एग्जाम्पल, कहीं 1,000 और लड़के को 205 हुआ तो उसको लेना पड़ेगा। समझ गए? इसका मतलब है कि 20 गुना का मतलब यह हुआ कि थोड़ा सा तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि जिस वर्ग में जहां पे मार्क को सेट किया जाएगा उसके 20 गुना पे, उस पे 20, 25, 50 लड़के एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो 18,000 के आसपास मान के चलते हैं कि रिजल्ट न्यूनतम होगा, 19,000, 20,000 तक भी जा सकता है। तो पिछली बार 400 में से जनरल कैटेगरी का 201.90 यानी 202 गया था मोटा मोटी, प्लस माइनस करके दोस्तों, यानी जितने प्रश्न गलत हुए होंगे उतना 1/3 माइनस करना होगा। यानी जरा इसको ऐसे समझिए कि अगर पिछली बार 202 गया था और दोनों को यदि बराबर कर दिया जाए तो 101 मार्क तो दोनों का प्लस माइनस करके था। यानी 50.5 अब 50.5 ये तो इक्वल होने पर है, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी में थोड़ा सा लड़का अच्छा स्कोर करेगा नॉर्मली, तो हो सकता है कि 202 में 110 हिंदी में आ गया हो और 2 और 9 में से गया 82 जो है उनको, 92 जो है इनको जीके में आया हो, यानी 55 प्लस माइनस करके आया हो और 46 जीके में प्लस माइनस करके आया हो। इसमें आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, एक आंकड़ा बता रहे हैं, इससे आप फाइनल सेलेक्ट नहीं होंगे। अब केवल फिजिकल में भी सेलेक्ट होना है तो 55 क्वेश्चन यदि आप हिंदी में प्लस माइनस करके सही करना चाहते हैं तो ये मान के चलिएगा कि 70 अटेम्प्ट करिएगा तो जाकर के 55 पे पहुंचिएगा। यह भी अनुभव लेना है। ज्यादा कर दिए, ज्यादा गलत हुआ तो नीचे चले जाएंगे। 70 अगर हमने अटेम्प्ट लिया तो इसमें से 9 गलत होने चाहिए मैक्सिमम, यानी कि 61 पे आ जाएंगे, और 9 गलत होगा तो उसमें से 3 माइनस होगा तो 58 पहुंचेंगे। यानी 12 से ज्यादा तो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। 70 अगर हम अटेम्प्ट लिए हैं तो हमें एक्यूरेसी मांग रहा है ये परीक्षा, और अभी तो थोड़ा दूर का एक्यूरेसी है, आने दीजिए, अभी फाइनल बताते हैं कि तब कितना अटेम्प्ट लेना पड़ेगा और कितना सही करना पड़ेगा, तब जाकर के पास करेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ें।
तो जनरल टीएसपी 201.90 मार्क, एससी 161.89, एसटी 164.96, एसटी टीएसपी 155.36, ओबीसी 201.90 और एमबीसी 201.90। ये था हमारा फिजिकल टेस्ट के लिए जो मेल का कट ऑफ गया था। फीमेल का तो 36% वाला क्राइटेरिया दोनों में जो भी पार कर गई थी फीमेल, उन सबों का सिलेक्शन हो गया था फिजिकल के लिए। तो अगर केवल फिजिकल में ही पहुंचना है, नहीं पास करना है, हम ये कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग समझा रहे हैं ना, ये सब यही बताना चाह रहे हैं आपको कि फिजिकल में पहुंचना है। तो भी हिंदी में तो गोयल सर आपको मेरे से भी बहुत बेहतरीन बताएंगे। हमारे यहाँ नरेश गोयल सर हिंदी लेने आते हैं स्टडी पॉइंट में, तो वो और बेहतरीन आपको बताएंगे। मेरा काम सुरेश जी दिए हैं कि सर आप जीएस में लड़के को जरा कॉन्फिडेंस लाने की बात करिए। 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ जीएस ही दोस्तों, और क्लास 1-2 ही पढ़ाता हूँ। पीएसआई तो ये आरपीएससी ले रहा है, इसलिए हम आए आपको पढ़ाने। तो स्ट्रेटेजी पहले तय करिए कि केवल दौड़ना है, मान लिए फिजिकल में जाना है, तो भी 45 प्रश्न तो जीएस में आना ही चाहिए। अभी आपने देखा है 46 तो मिनिमम आना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी थोड़ा ज़्यादा होगा तो 201 पर हुआ था। और मेरा मानना है कि स्टडी पॉइंट अजमेर की जो टीम है जीएस की, हिंदी में तो वो निर्विवाद रूप से आगे हैं, उनकी इसलिए उनकी बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। नरेश गोयल सर के सामने हम लोग भी नहीं कहीं टिकेंगे। लेकिन जो हमारी जीएस की टीम है, वो आपको, क्योंकि सिलेबस हम लोग जान रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से आएगा, ±65 जरूर पहुंचाएंगे। ये हम लोग जीएस में टारगेट रखें। प्लस माइनस की बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी आप 90 अटेम्प्ट लेंगे, कितना बचा? 25 में से 17-18 गलत होगा और +6 मिलकर के 24, तो 130 मार्क का बैकअप ये जरूर देगा आपको। कितना भी खराब से खराब स्थिति होगी स्टडी पॉइंट अजमेर से लड़कों की, तो शर्त एक ही है दोस्तों, जो क्लास में लिखाएंगे, नोट्स नहीं बाहर मटेरियल, जो क्लास में लिखाएंगे उसको तैयार करना है और किसी को नहीं देना है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और बाजार का कोई चुटका गुटका नहीं पढ़ना है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। हम लोग स्वयं पेपर इस बुढ़ापे में भी बनाते हैं, अपने बुढ़ापे, यानी मेरी 49 उम्र हो गई इस फील्ड में आते हुए, 49 ईयर्स का हूं, अपने से क्वेश्चन लिखता हूं आज भी। इसलिए हम लोग इस शिक्षा को व्यापार नहीं बना पाए, इसको बिजनेस के रूप में नहीं खड़ा कर पाए, एक शिक्षक के रूप में हमेशा सम्मानित रहे हम लोग। मैं भी अपने क्लास का डायरेक्टर हूं और मेरा भी क्लास गुजरात में छोटा मोटा नहीं है, लेकिन एक शिक्षक बनने में जो अपने को मजा आता है, बच्चे जब पैर छू के प्रणाम करते हैं, डायरेक्टरशिप नहीं आता है दोस्तों। लेकिन इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेरी भी है, लेकिन लोग इसको रियल में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के उसके सीईओ बन गए हैं और इसको प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं। इस कारण से वो तो जरूर करोड़पति हो गए, मैं भी हूं, ऐसा नहीं समझिएगा, लेकिन वो करोड़पति हो गए, लेकिन आप कहीं के नहीं। तो हम लोग 65 का टारगेट लेकर चलेंगे कि 130 तो आना ही चाहिए, और 80 का टारगेट हिंदी रहेगा, 290। अब इसके बाद केवल जाके फिजिकल क्वालिफाई करके आ जाइए और इंटरव्यू दे दीजिए, सिलेक्शन पक्का है। तो अब सुनिएगा, तो 65 पहुंचेंगे कैसे?
तो 65 पहुंचने के पहले कल भी एक्सप्लेन किए थे, एक बार फिर से देख लीजिए कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है, किसको फोकस हम ज्यादा करें और किसको कम करें। तो भारत के इतिहास से 7 प्रश्न है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों है, मिला के 7 है। मैं इतिहास भी पढ़ाता हूं, स्टडी पॉइंट में ही एक पोर्शन का हमने प्रॉमिस किया है संविधान के साथ साथ, लेकिन अब जो हकीकत है सो हकीकत है। राजस्थान के इतिहास से 4 प्रश्न है, यानी अगर दोनों के इतिहास को मिक्स कर दें कि इतिहास से कितने क्वेश्चन हैं, तो 11। ठीक है। संस्कृति से भारत में 0 है, राजस्थान में 4 है, यानी कल्चर से 4। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। भूगोल विश्व और भारत में से 10 है और राजस्थान में से 15 है, यानी भूगोल दोनों अगर पढ़ लेंगे तो 15 हो जाएंगे। और संविधान में राजस्थान वाला भी है तो ये भी 15 है। अर्थव्यवस्था भारत का 10 है और अर्थव्यवस्था राजस्थान का 5 है। 15 हमारा इकोनॉमिक्स से है। और इकोनॉमिक्स इस परीक्षा में और आरएएस में एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। अभी आने दीजिए, सिलेबस दिखाएंगे, यहां परेशान करेगा आपको। विज्ञान 13, रीजनिंग और गणित मिला के 10 और करंट मिला के 17। यानी कि अगर हमको 65 पहुंचना है तो 15 15 30, 15 45, 10 55, 7 62 तो सही होना ही चाहिए पहले 65 में से। उसके बाद अब अगर आप मैथ रीजनिंग करना चाहते हैं तो एक लड़का वो कर ले, कोई लड़का अगर विज्ञान करना चाहता है तो वो इस 2 के कॉम्बिनेशन में चला जाए, किसी का विज्ञान नहीं है तो वो इस 2 के कॉम्बिनेशन में चला जाए, ऐसे करके। लेकिन जहां टिक लगा रहे हैं वो आपको वो बड़े सेक्शन है, पहले वो करना चाहिए। संविधान, अर्थव्यवस्था, करंट, भूगोल, मैथ रीजनिंग, ये आपके बड़े पोर्शन हैं जो करना चाहिए। और इतिहास तो खैर ऐसे भी कहीं भी काम आता है। और जो कम है उसको नेगलेक्ट करके आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि समय है तो सब पढ़ लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन का एनालिसिस है। अब आगे बढ़ें दोस्तों। द्वितीय चरण में फिजिकल टेस्ट होगा 100 मार्क का, जिसमें 50 मार्क तो लाना मिनिमम जरूरी है, नहीं तो आप फिजिकली फिट नहीं है, और आगे आप जितना ला सकते हैं। यानी 201 मार्क जिसको आया था 0.90 यानी 202, अगर वो मात्र 50 मार्क ला पाया फिजिकल में तो 252 में तो राजस्थान जैसे अवेयर स्टेट में, ठीक है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब अवेयर स्टेट है सरकारी नौकरी के लिए। पहले कम था लेकिन अभी 2004-05 के बाद बहुत तेज पकड़ा। मैं दिल्ली में जब आईएएस का क्लास लेता था तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है आईएएस राजस्थान का लड़का मेरे यहाँ से बना है। लेकिन पीएसआई के सेमिनार में वो नाम बोलने से क्या फायदा है। लेकिन इस अवेयर स्टेट में इतने पे 252 पे तो हमें लगता है कि 1990 में भी मेरिट नहीं जाता। आज की तो बात ही छोड़ दीजिए। और 201 वाले को अगर फिजिकल में 100 में 100 आ जाए ना तो भी वो इंटरव्यू के लिए नहीं आ पाएगा, 2-3 नंबर से रुक ही जाएगा। ठीक है ना। इसलिए इस एग्जाम पर बेहतर ध्यान दीजिएगा। फिजिकली फिट तो हुए बिना पीएसआई हो ही नहीं सकते हैं। अपने को पीएसआई में मानिए 50,
कि इतना तो लाना ही है वरना हम नहीं कर पाएंगे, और 305 प्लस जाना है तो हम इंटरव्यू देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 256 से ऊपर तो लाना ही पड़ेगा, यानी 260 तो लाना ही पड़ेगा अगर इंटरव्यू हॉल में घुसना है तो, और 260 लाना पड़ेगा। अब देख लीजिए 201 पर केवल फिजिकल हुआ था, 260 अगर लाना पड़ेगा तो 130 और 130 बनता है। अगर इसके 20 मार्क को हिंदी को ही दे दिया जाए 150, तो यानी हिंदी में 75 के नीचे कोई समझौता नहीं, और जीएस में 55 के नीचे कोई समझौता नहीं दोस्तों। जीके में हम कई लोगों का वीडियो देखे, तब मैं आया हूं आपके यहाँ ये लेकर के। हंसी लगता है, कहता है कि कहां से जीके पूछ देगा मालूम नहीं। ए भाई, सिलेबस के अंदर सब टॉपिक लिखे हुए हैं, वही मैं व्याख्या करने जा रहा हूं आज, और उसके बाद भी कहां से पूछ देगा। अब तुम नहीं पहुंच पा रहे हो तो अपनी कमजोरी लड़कों पर क्यों थोप रहे हो भाई। यही हाल दिल्ली में हिंदी माध्यम के बाबा लोग करते हैं आईएएस में। वो खुद लड़के को इतना पुलिंदा बंडल डाल दिया है दिमाग में, और जब बच्चा परफॉर्म नहीं कर, यार क्या करें, जीएस है कहीं से पूछ देगा, कहीं से पूछ देगा तो सिलेबस क्यों दे रहा है। वो कह देता जीके सब पढ़ के आइए। इसलिए दिखावे में ना आओ, अपनी अकल लगाओ। और अभी आगे बढ़ते हैं, और एक बार हम हमेशा कह रहे हैं कि हिम्मत करिए, पुरानी मान्यताओं को तोड़िए। स्टडी पॉइंट अजमेर में आप आइए, मोबाइल नंबर है, और कल मैं आपसे 10 बजे स्टडी पॉइंट में मिलूंगा एक नए स्ट्रेटेजी के साथ। वहाँ मैं पूरा बताऊंगा आपको कि हम लोग 6 महीने क्या करेंगे आपके साथ, या हमारा जो ये फाउंडेशन बैच है उसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट कितना होगा, क्या होगा, सबकी बात करेंगे। और कम से कम मेरे सेक्शन में, और मुझे रमेश पे भी भरोसा है, मेरा वो विद्यार्थी राम जानते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा आपको। कोई गाइड और फाइड का क्वेश्चन नहीं होगा, ओरिजिनल बनाया हुआ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रैक्टिस के लिए। तो 260 यदि लाना है, यानी इंटरव्यू का चेहरा यदि देखना है, तो 75 हिंदी। एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 90 मारेंगे, 15 बचा, ठीक है ना, 15 बचा दोस्तों। 12 क्वेश्चन गलत हो गया 90 में से, तो आप आ गए 78, और 12 में से 4 माइनस हो गया तो आप हो गए 74। यानी 90 मार्क के 12 से ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए, ये एक्यूरेसी चाहिए हिंदी में। और इस 55 तक पहुंचने के लिए थोड़ा रिस्क भी ले लीजिएगा। 80 तो 20 मारे, 20 में से 15 गलत हो गया, 80 में 15 क्वेश्चन गलत हो गया, 21 क्वेश्चन गलत हो गया, भाग लगाने में इजी होगा। तो यहां बचा 9, 7 में से 2 गया 5, 59, और 7 इसमें से और माइनस होगा तो 52। यानी एक्यूरेसी होना चाहिए दोस्तों। तो फिजिकल क्लियर करने के लिए 201 पे काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं इंटरव्यू के लिए कॉल जो आया था, तो उसमें फिजिकल और रिटन एग्जाम मिला करके कितने पे कॉल आया था। जनरल में 307.11 और एक डेट ऑफ बर्थ लगाया है कि 1/10/90, 500 मार्क में से। अब जरा देखिए तो दोस्तों, 307.11 हम कहते हैं 308, और सभी लड़का अगर एक्स्ट्रा फिजिकल में मिला तो वो हमारा प्लस पॉइंट है, लेकिन फिजिकल में सभी लड़का 100 में 70 ला दे, ये संभव नहीं है। तो अगर मिनिमम 50 का भी हम क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो हमें 258 तो हर हाल में चाहिए इंटरव्यू देने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं।
3 गुना लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो 2700 के आसपास मानिए, वही बताएं, 2-4 नंबर पे 5-10 लड़के हो सकते हैं। जनरल टीएसपी 263.34, एससी 255.42, एसटी 268.74, एसटी टीएसपी 211.86, ओबीसी 307.11, एमबीसी 307.11। तो इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए 258 मिनिमम, क्योंकि पढ़कर किया जा सकता है। शरीर दौड़ने में सबका साथ नहीं दे सकता। हो सकता है हम लॉन्ग जंप नहीं कर पाए 15 फीट, 14 की जगह 13 पे रुक जाएं, तब क्या होगा? इसलिए 50 मार्क मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं परीक्षा का तीसरा चरण। चलिए दूसरे में फीमेल का देख लीजिए। 250.39 जनरल फीमेल। तो अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में फीमेल पे तो कोई चर्चा ही नहीं किया, क्यों भाई? करना चाहिए ना, बच्ची भी तो परीक्षा देगी। तो चलिए 36% वाली बात कि सबको बुला लिया गया, तो 400 में 36%, 144 पे गर्ल्स में सबको बुला लिया गया। ठीक है, मान लिए कि सबको बुला लिया गया, लेकिन इंटरव्यू कॉल तो 250 पे जा रहा है। इसका मतलब है कि 144 वाले का नहीं होगा। यानी गर्ल्स में हमारा है, इसको 251 अगर मान लें, 200 प्लस वाले का, क्योंकि 50 नंबर ही गिनिएगा, तो गर्ल्स बॉयज के बराबर के कट ऑफ के बराबर नंबर लाने का प्रयास करिएगा। तब फिजिकल में अगर कट टू कट भी मार्क रहा कि 50 ही रहा, तो इंटरव्यू तक जा पाइएगा। गर्ल्स में टीएसपी 250, एससी में 219, एसटी में 208, एसटी टीएसपी ऑल, ओबीसी 250.39 और एमबीसी 250.39। ये कहानी था गर्ल्स के मेरिट का। अब आइए तृतीय चरण, इंटरव्यू 50 मार्क का। फाइनल सिलेक्शन के लिए कहा गया है कि मिनिमम 45 मार्क होना चाहिए %। यानी अब आपके एग्जाम है 400 और 50, क्योंकि फिजिकल का मार्क नहीं जुड़ेगा, तो 450 का 45%, 45 गुना 45 यदि हम करेंगे तो 202.5 होना चाहिए। इतना कम पे थोड़े मेरिट जाएगा, लेकिन 45। अब फाइनल सिलेक्शन बताया नहीं गया है, बट अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट में अंतिम तक चले जाएंगे, जनरल का जहां लास्ट मेरिट था, तो अंदाजन रखिए 305 से 310 पे जाके सुनिएगा। तो हम यही कहते हैं कि 315 होगा। 50 मार्क का इंटरव्यू है, 18 मार्क तो लाने ही है उसमें। ठीक है, और जो टॉप किए थे उनको 29 मार्क आया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि 20 नंबर अगर अपने को आ गया 50 में, क्योंकि इंटरव्यू मैं कराऊंगा आपको, तब देखिएगा कि इंटरव्यू में मैं कल से बोल रहा हूं कि जिस तरह से कराया गया था पिछली बार, वो मॉडल नहीं था, इसलिए टॉपर बेचारा को 29 ही आया। मैं ही आज ही पीआई का रिजल्ट, गुजरात में पुलिस इंस्पेक्टर के लिए, एसएचओ के लिए डायरेक्ट एग्जाम होता है, तो एक लड़का मेरे यहाँ से वेटिंग में है, लेकिन उसको 100 में 66 मार्क है इंटरव्यू में। ठीक ना, 100 में 66 है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में हमारे यहाँ से 72 मार्क लाता है लड़का 100 में से,
इसका मतलब था कि ठीक नहीं था, 29 थोड़ा कम था। तो जरा समझिएगा कि 20 अगर हमको आ गया, मान लेते हैं, तो 5, 11 में 2 गया 9, 295 बनता है। अभी सुनिएगा, 295 में प्लाटून कमांडेंट भी हो सकता है। हाँ, इस बार एपी का सीट इतना ज़्यादा है कि बड़ा गैप नहीं होगा, लेकिन 320 से 325 के बीच अपने को जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 300 प्लस तो करना ही पड़ेगा आपको फर्स्ट एग्जाम में, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन है, नहीं तो हर मोड़ पर आप लौट जाएंगे। और इस परीक्षा में ऐसा तो है नहीं कि जो लड़का लिखित परीक्षा पास कर गया उसको कांस्टेबल बना दिया जाए, जो फिजिकल कर गया उनको एएसआई बना देते हैं। या तो फेल हैं या तो पास हैं। आप मेरे एनालिसिस को देखिए कि मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ करना है। और इसीलिए बार बार मैं अपील नहीं करूँगा, ये मेरा दूसरा वीडियो है, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आप हमारे टीम के पर भरोसा करके आइए। कहाँ? जोधपुर नहीं, जयपुर नहीं, अजमेर आइए स्टडी पॉइंट में। नंबर आपके सामने है, घुमाइए तुरंत 9460252121 और बात करिए और अपना सीट बुक कराइए, क्योंकि कोरोना के कारण हो सकता है कि सीट फुल हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस पे बिठाना है। और कल अजमेर में मैं आपके साथ मिल रहा हूँ सिलेबस पर, क्योंकि आज तो मुझे सारे सिलेबस पे चर्चा करना है, कल मेरे अपने ही विषय पे खाली चर्चा करना है। फिर देखिएगा, कल डॉक्टर रमेश सोनी भी आपको मिलेंगे भूगोल, कल आपको गोयल सर मिलेंगे हिंदी में। आइए रूबरू मिलिए ना, और उसके बाद फील द डिफरेंस कि शिक्षक किसको कहते हैं और मार्केटिंग किसको कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ें। तो नतीजा ये निकल रहा है कि 300 मार्क जनरल कैटेगरी के लड़के को लाना पड़ जाएगा। लाना 305 पड़ेगा, नहीं तो प्लाटून कमांडेंट में जाएगा। अगर इंटरव्यू ठीक नहीं गया तो 300 लाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सीट ज़्यादा है तो हो सकता है कि 290 पर भी एपी मिल जाए, बट आज तो सेफ साइड लें। यानी 75 क्वेश्चन हिंदी में और 75 क्वेश्चन जीके में। इस बार जीके की कितनी बड़ी भूमिका होगी वो बता रहे हैं। ठीक, बार बार कहा जा रहा है कि हिंदी में आप 85 खींच सकते हैं, 90 खींच सकते हैं। चलिए 90 खींच लिए बाकी एक्सपर्टों के कहने पर। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बाकी एक्सपर्ट 100 मारेंगे टिक और 6 गलत होगा, और उसके बाद उस 6 के कारण 2 और गलत होगा, 8, दोनों 92 पहुंचेंगे। इतना आसान है 90 पहुंचना क्या? जरा सोच के देखिएगा। फर्स्ट रैंकर 85 पहुंचेगा, 87 पहुंचेगा, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं जो आपको एकदम 90 पहुंचा दे रहे हैं हिंदी में, तो चलिए उनसे पहुंच जाते हैं। तो भी 60 क्वेश्चन प्लस माइनस करके जीएस में तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए इसको बिल्कुल नहीं भूलिए। और बिना जीएस के इस बार गेम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां इतना लाते लाते पस्त हो जाइएगा। 60 और एवरेज लड़के की बात कर रहे हैं, और तब यहां 140 यानी 65 प्लस वाला जीएस वाला ही लड़का कुछ कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 300 के आसपास जाएगा मेरी, 290 के आसपास तो रहना ही है। इसलिए जीएस 65 होना ही चाहिए और हिंदी 75 प्लस होना ही चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ें। और ये होने के लिए स्टडी पॉइंट ज्वाइन करिए। फीस भी हम लोग बहुत नहीं रखे हैं, मात्र 15,000 में पूरा कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं आपको, क्योंकि ये फर्स्ट बैच हम लोग प्रॉफिट के लिए नहीं आए हैं, रिजल्ट के लिए आए हैं दोस्तों।
बस एक बार रिजल्ट देना है, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। एक बार 70-80 लड़के प्रीलिम्स में निकल जाएं और एक बार मतलब कि 30 से 35 लड़के, हम कह रहे हैं 100 के आंकड़ों पे फाइनल निकल जाए, खत्म। मैं दिया हूं रिजल्ट अपने लाइफ में इतना, इसलिए मैं तो 2011 में आईएएस में अपने एक सब्जेक्ट पाली लिटरेचर से 48 रिजल्ट दिया था फाइनल। तो हम परफॉर्म किए हैं, इसलिए बता रहे हैं दोस्तों। चलिए जरा आप सिलेबस देखें। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, सब कुछ उसी में समझ में आ रहा है कि राजस्थान का इतिहास पूछेगा, राजस्थान की कला पूछी जाएगी, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। लेकिन अंदर आइए, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। पहले ही हम कहें कि राजस्थान पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मेरे विषय से बाहर है। तो राजस्थान के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वहां के राजवंशों के बारे में, लेकिन उसमें बढ़िया से पढ़िएगा उनके प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की भूमिका और राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसीलिए जयपुर प्रजामंडल वाला क्वेश्चन था पिछला पीएसआई में, मिला ही सिलेबस से। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, जिसमें किला और स्मारक, किले से क्वेश्चन था। कला, चित्रकला, हस्तशिल्प। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन था। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पूछेगा। अब आइए हमारे सब्जेक्ट में, इतिहास। 2 भागों में बटा है। प्राचीन काल एवं मध्यकाल एक ब्लॉक में है, आधुनिक काल एक ब्लॉक में है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता। प्राचीन भारत के विशेषता और मध्यकालीन भारत की विशेषता, यानी प्राचीन भारत की विशेषताएं क्या थीं। तो प्राचीन भारत की जो विशेषताएं थीं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, तो प्राचीन भारत की जो विशेषताएं और महत्वपूर्ण घटनाएं थीं वो क्या थी? हड़प्पा, वैदिक, बौद्ध जैन अभी नहीं बोलेंगे, नीचे अलग से सिलेबस में है। विदेशी आक्रमण, सिकंदर का, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना। और मध्यकालीन भारत की भी वही थी, जिसमें दोनों के, मध्यकालीन भारत के शुरुआत में और राजस्थान को ध्यान में रखते हुए पृथ्वीराज चौहान। और इसीलिए पिछला पीएसआई में पूछा था कि ये इनमें से कौन चौहान वंश का राजा नहीं। देख रहे हैं सिलेबस को? सिलेबस के साथ खेलिए ना, आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। कला, संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य, ठीक तो है। प्राचीन काल की कला यानी मौर्यन कला, स्तूप, पिलर, अभिलेख, स्तंभलेख। मौर्योत्तर काल की कला, गांधार और मथुरा कला शैली। गुप्त काल की कला, साहित्य, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, कालिदास की रचनाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्मृति साहित्य, पुराण, वेद, सब कुछ आ गया। महाभारत, रामायण। स्थापत्य, मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार क्या है ना, मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार, अन्नागार, चंद्रगुप्त मौर्य का महल और गुप्त साम्राज्य की मंदिर निर्माण की कला। और इसी चीज को घुमा दीजिए मध्यकाल में। मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, तराइन का तीनों युद्ध, गजनी के सारे आक्रमण, गोरी के आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, इल्तुतमिश का आक्रमण। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, पढ़िए क्या क्या है उसमें।
कला, संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य। मध्यकाल को दो भागों में बांटिए। दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य तो कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, एक एक बता रहे हैं, बहुत सारे हैं, पढ़िए। मुगल काल में पढ़ना है, एतमादुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का किला, हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, राजस्थान में ही देते हैं। साहित्य, किताबुल हिंद, जो हम कल के क्लास में बोले थे, देखे भी नहीं होंगे, खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो का, गुरत्तुल कमाल, नूहे सिपहर, या मध्यकाल में चलिए हुमायूं नामा, ठीक ना, अकबर नामा, तुझके बाबरी, पढ़ के देखिए। मध्यकाल तो बहुत ही मजेदार है और आसान है दोस्तों। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, किताब उल हिंद मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। पर्शियन उल्टा पढ़ा जाता है, यह है हिंद उल किताब। उल का मतलब होता है का के की, हिंदुस्तान की किताब, यानी अलबर्नी ने इसमें हिंदुस्तान के बारे में लिखा है। प्रमुख राजवंश, प्राचीन भारत में प्रमुख राजवंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। अरे नहीं पूछा पिछला बार, तभी परीक्षा भी तो एक ही हुआ है। नंद वंश, मौर्य, गुप्ता, शुंग, कनौ, सातवाहन, कनिष्का, कुषाण वंश, और क्या चाहिए, हर्षवर्धन, पाल वंश, प्रतिहार, कश्मीर के राजवंश, राजपूत वंश, कितना चाहिए वंश। और मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल, शेरशाह, आ तो गया सब। और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, इल्तुतमिश की इक्तादारी, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, तो अकबर का क्या कहते हैं, मनसबदारी, शेरशाह क्या कहते हैं, 10 साला प्रणाली, ऐसे करके इनकी पढ़िए। ये कहता है यहां से पढ़ने के लिए, सभी विषय पे बोलना है ना दोस्तों, और आप 2 घंटा वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि कल मैं खुलकर इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे 2 विषय ही उस दिन बोलना है और आपको प्लान बताएंगे कि हम करेंगे क्या। इसलिए बार बार अपील कर रहे हैं कि दीवाल को गिराइए और एक बार हिम्मत करिए और अजमेर आइए। आरपीएससी भी अजमेर में ही है और हम लोग मिलकर दोनों आदमी एक नया डेस्टिनेशन बनाएंगे तैयारी करने का। आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं शताब्दी के मध्य से, 18वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1700, उसके मध्य से यानी 1750। अब 1750 के आसपास की घटना क्या है सबसे करीब, तो पलासी का युद्ध 1757 के मध्य से वर्तमान समय तक की प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व, यानी पलासी के लड़ाई से लेकर के वर्तमान तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं, यानी उसमें वर्तमान की भी प्रमुख घटनाएं कह रहा है, यानी अभी तक का पढ़ना है, कम से कम 1990-91 तो जाने पड़ेगा। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं, ठीक तो है। 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1935 और 1935 से 1947, यही तो है प्रमुख घटनाएं। और इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान करता है। रानी नॉर्थ ईस्ट से गांडेलियो, चक्रवर्ती राजगोपालचारी साउथ से, भगत सिंह, विभिन्न क्षेत्रों से उन व्यक्ति को, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सबको जानना है। इसमें सब कुछ कह रहा है पढ़ने के लिए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन मैं बचा के जान के रखा था। देखिए यहाँ प्रमुख आंदोलन है प्राचीन और मध्यकाल में, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये प्रमुख आंदोलन यहाँ हुआ। अब भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन मध्यकाल में हुआ, और राजा राम मोहन राय से लेकर के बाकी यहाँ पर हुआ। तो ये है इतिहास। अब आइए स्वातंत्रोत्तर काल में राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन। आज़ादी के बाद जो देशी राज्यों का, रियासतों का विलय करवाए सरदार पटेल, उसके बारे में आपको जानना है।
अब आइए इतिहास के बाद विश्व और भारत का भूगोल, इस पर भी हम कहे थे कम बोलेंगे। प्रमुख भौतिक विशेषता विश्व का सब आ गया, पर्वत पठार मैदान झील सरोवर जितना है विश्व का। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी मुद्दे, वन्य जीव जंतु जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ये हो गया विश्व का भूगोल। अब भारत का जब पढ़िएगा प्रमुख भौतिक विशेषता और मुख्य भू भौतिक विभाजन, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, दोनों किनारे के मैदान और दोनों तरफ के द्वीप। कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियां, खनिज में क्या जानना है तो लोहा, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल और गैस और आणविक खनिज। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास, परिवहन, मुख्य परिवहन मार्ग, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय समस्या और पारिस्थितिकी मुद्दे। और उसी से मिलता जुलता राजस्थान का भूगोल, प्रमुख भौतिक विशेषता, मुख्य भौतिक विभाग देख लीजिए। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव जंतु और जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खान एवं खनिज संपदा, जनसंख्या, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास की संभावनाएं। अब आइए हमारे सब्जेक्ट में। इतिहास भी मेरा ही सब्जेक्ट था, अरे हम तो सब विषय पढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दो में मेरी मास्टरी है। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, इसके अंदर 3 भाग है। सिलेबस को बारीकी से पढ़िए। एक है संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, और तब है लोक नीति और अधिकार। तो पहला भाग में संवैधानिक विकास पढ़ना है, तो कहता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 पढ़ना है। तभी तो कल व्याख्या की 1935 का सवाल था, तो 19 का भी आ सकता है। ये 2 को फोकस करके पढ़ना है। संविधान सभा, हमने कहा था ना कि 4 घंटा खाली संविधान का निर्माण पढ़ाएंगे। संविधान सभा, भारतीय संविधान की प्रकृति, किस प्रकार का हमारा संविधान है, संघात्मक होते हुए एकात्मक है, संसदीय प्रणाली है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व है। हमारे संविधान की विशेषताएं, विशाल संविधान है, विशाल संविधान होने के क्या कारण हैं, ये सारा यहां पढ़ना है। प्रस्तावना, हमारा प्रस्तावना 5 भागों में बटे हुए हैं, 5 नेचर निकलता है, कल के क्लास में बताए हैं। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य पढ़ना है, यानी नागरिकता इसमें नहीं पढ़ना है। संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपात प्रावधान, जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन। इसीलिए जनहित याचिका पे 2 सवाल था, लास्ट बार 2 था अकेला जनहित याचिका पे। और मुझे मालूम है कि पिछली बार इसको पढ़ाने वाले लोग हल्के में लिए होंगे, क्योंकि संविधान पढ़ा के निकल गए, इसको नहीं देखे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन क्या कह रहा है, भारत राज्य की प्रकृति, वही जो भी बोले हम संघात्मक होते हुए एकात्मक हैं। तो इंडियन स्टेट का क्या नेचर है, लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत में लोकतंत्र, ये तो बहुत करंट इशू भी आ सकता है। राज्यों का पुनर्गठन एकदम ठीक है ना, धर कमेटी से लेकर के सब जितने राज्य बने हैं सबको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। गठबंधन की सरकारें, क्या उसके दुष्परिणाम हैं, क्या उसकी अच्छाइयां हैं, राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी की क्या भूमिका है, और राष्ट्रीय एकीकरण, ये सब पढ़ाएंगे दोस्तों। संघीय और राज्य कार्यपालिका, ठीक तो कह रहा है, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आता है, यहां पे अलग से लिख दिया है, वरना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। सीएजी संघीय कार्यपालिका में नहीं आता है, वो 148 आर्टिकल में है। राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, एडवोकेट जनरल। संघीय और राज्य विधानमंडल, ठीक तो है, संसद,
लोकसभा, राज्यसभा, और यहां चूंकि राजस्थान को फोकस करके पूछेगा तो विधानसभा, अरे तो ऐसे पूछा तो विधान परिषद भी, न्यायपालिका, फिर कहता है राष्ट्रपति, संसद, देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, सीएजी, योजना आयोग। अब योजना आयोग यहां लिखने क्या मतलब बनता है भाई? अब तो नीति आयोग ने लिखना है भाई। राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एकदम इतना डिटेल से एक एक को पढ़ाएंगे ना। अभी मैंने हिंदी में ही लिखा था और वो किताब गुजराती में हमारी पब्लिश हुई है, 800 पन्ने की किताब है, ये सब उसमें लिखे हैं। तो अभी तो तरोताजा है, आपको ऐसा पढ़ाएंगे। स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज, ठीक तो है, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायती राज। लोक कल्याण, लोक नीति और अधिकार, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय लोक नीति, सरकार की ऐसी पॉलिसी जो पब्लिक के कल्याण, वेलफेयर के लिए हो वो। और विभिन्न विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, हमको और लीगल राइट्स क्या क्या है, ठीक है ना, और सिटीजन चार्टर क्या कहता है। सब आईएएस लेवल के चीजों को छोटे छोटे मैप में फिट कर दिया है। इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा बोलने से और 1M ले लेने से पीएसआई नहीं पकड़ाएगा, वो सब परीक्षा के बाद पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। कि मेरे चैनल में M लोग है, इसलिए है कि शुरुआत कोई नहीं किया था, उस वक्त लोग समझ नहीं पाया ना कि यूट्यूब में से आगे भी निकला जा सकता है ऐसे ही गलत फलत बोल करके। अब धीरे धीरे हर लोग अवेयर हुए हैं, तो देखिएगा आप। चलिए अब आगे बढ़ें। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। अब ये राजस्थान से रिलेटेड पूछेगा। देख लीजिए पिछले बार का सवाल, राज्यपाल पूछा, मुख्यमंत्री पूछा, राज्य विधानसभा पूछा। तो राज्य विधानसभा में कितने लोग नॉमिनेटेड हैं अभी? राजस्थान की विधानसभा में न्यूनतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित? देख लीजिए सवाल आपके सामने से। इसलिए कह रहे हैं कि कुछ भी पूछ देगा। ये वही लोग कह रहे हैं जिनको ठीक से जीके नहीं मालूम है, सिलेबस ठीक से नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब जयपुर और जोधपुर में पढ़ा लेने से बड़ा टीचर थोड़े हो जाएंगे आप सिलेबस ठीक से पढ़िए कैसे आता है, और लड़के को 70 कराने का गारंटी लेके दिखाइए जीके में, तब समझें। हाँ, अगर ये परीक्षा 4 महीने में होता तो बात अलग थी कि भाई उतना पढ़ा ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग एकदम कटिबद्ध हैं कि स्टडी पॉइंट अजमेर, खास करके सुरेश जी और दिनेश जी, ये दोनों लोग नए होने के बावजूद इतना ज़्यादा हम लोग जैसे पुराने लोगों को पकड़ के रखते हैं, इतना हम लोगों का मान प्रतिष्ठा रखते हैं। ऐसे नहीं जाते हैं हम लोग। हम लोग की उम्र के आदमी को कहीं भी अब पैसा कमाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इतना ब्रांडिंग है कि पैसा पीछे पीछे दौड़ता है। जहाँ भाव मिलता है वहाँ ज़रूर जाते हैं, जहाँ भाव नहीं मिलता है वहाँ नहीं जाते। तो इतना ज़्यादा इन लोगों से भाव मिलता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। आप सोच के देखिए, वहाँ मैं एक फैकल्टी के रूप में हूँ, लेकिन ये दोनों नए हैं अभी। इन दोनों नए लड़कों के लिए जो ये दोनों मेहनत कर रहे हैं, हम जैसे सीनियरों का कर्तव्य बनता है कि इसको आगे लाएं। और इस कारण से जो है हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसलिए कल अजमेर हम आ रहे हैं। आइए, सामने में तो और भी क्वेश्चन आंसर हो सकता है। स्टडी पॉइंट में आइए, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए इस फोन पे, ताकि आपको सीट सिक्योर मिल जाए। अब आइए अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं। बस यहीं हम कहेंगे बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा। कहता है बजट निर्माण। तो बजट निर्माण जब आपको पढ़ना है तो फिर उसमें क्या क्या पढ़ना है? तो पहले भारत में बजटरी प्रक्रिया क्या है, बजट बनता कैसे है, बजट का वैधानिकरण कैसे होता है, अनुदान के लिए मांग क्या है, कटौती प्रस्ताव, धन विधेयक, लेखानुदान, अनुपूरक, हम पॉलिटिकल ज्ञान पे बोल रहे हैं। और इसके अलावा
क्या कहते हैं, बजटरी घाटा की विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, राजस्व घाटा क्या है, बजटरी घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, इन सब चीज़ों को फैकल्टी आपको पढ़ाएगा। बैंकिंग, लोकवित्त, जितने प्रकार के बैंकिंग से रिलेटेड कंसेप्ट हैं वो सब आपको यहां पे कराए जाएंगे। राष्ट्रीय आय से कंसेप्ट, समृद्धि, विकास, क्योंकि देखिए ये 3 भागों में, यहां पे अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, थ्योरी, यहां आर्थिक विकास और आयोजन है, और यहां मानव संसाधन और आर्थिक विकास है, यानी ये सोशल इकोनॉमी है। तो लेखांकन का अवधारणा, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, राजकोषीय और मौद्रिक नीति, सब्सिडी, पीडीएस, ई कॉमर्स और मुद्रास्फीति, ये पूरा कंसेप्ट पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, इसकी रणनीति, इसकी उपलब्धियां क्या रही, अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग सेक्टर हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्र पढ़ना है। कई बार आईएएस में क्वेश्चन आया है कि भारत प्राथमिक क्षेत्र से सीधे तृतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया, तो इसके भारत को क्या लाभ और क्या इसके नुकसान जो है वो भारत को मिल सकता है, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अब जरा क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति से रिलेटेड जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या कहते हैं, बैंक से रिलेटेड देखिए कितना क्वेश्चन है। सरकार के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का काम, बैंकों के बैंक के रूप में बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, लिक्विडिटी किसको कहते हैं, एकदम छोटा छोटा चीज़ आपको बता रहे हैं, आपको इस तरीके से करना है। प्रमुख आर्थिक समस्या और सरकार की पहल, लिबरलाइजेशन मस्ट पढ़ना है। मानव संसाधन और आर्थिक विकास, इसमें मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आएगा, वर्ल्ड में इंडिया कहाँ है, गरीबी और बेरोजगारी का कंसेप्ट, उसका कारण क्या है और सरकार उसके लिए कौन कौन सा स्कीम लेकर आया है। और वही बात राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है कि अर्थव्यवस्था का राजस्थान का परिदृश्य, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के राजस्थान के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि, विकास और आयोजन, आधारभूत संरचना और संसाधन, और राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं और कार्यक्रम और योजना किनके लिए, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, निराश्रित, महिला, बच्चे, वृद्धजन, कृषक और श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार की योजनाएं आपको पूछी जाएंगी। अब आइए विज्ञान प्रौद्योगिकी, सिंपल है कि विज्ञान के आधारभूत तत्व, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, थोड़ा थोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक हो जाता है आईएएस में जाके, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक तो है, इनसेट भी पढ़िए, आईआरएस भी पढ़िए, पीएसएलवी भी पढ़िए, जीएसएलवी भी पढ़िए, सब पढ़ना पड़ेगा। रक्षा टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी, और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान के बारे में पढ़ना है। मैथ रीजनिंग का सिलेबस सबको पता होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। और करंट एकदम बढ़िया से देखिएगा, राजस्थान राज्य स्तरीय करंट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, ठीक ना। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति अगर कोई है, व्यक्तित्व, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो भारत से संबंधित हों, और चाहे वो विश्व में, और स्थान, कोई स्थान किसी कारण से चर्चा में आ गया, खेल और खेलकूद, टेनिस ग्रैंड स्लैम होता ही है, क्रिकेट, तीरंदाजी, कुछ भी देख लीजिए उसमें, और उसके संबंधित गतिविधियां। तो ये आपको एक सारे विषय का एक जो कहते हैं कंपाइल करके बताना, वो बताए। लेकिन इस बार का पास करने का फाइनल ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा आंकड़ा आज तक गलत नहीं हुआ है, किसी भी परीक्षा में कहीं भी बताए हैं कि आप जैसे लाइए, चाहे हिंदी में लाइए, जीएस में लाइए,
290 के नीचे तो सरवाइव ही नहीं कर पाइएगा, ये एकदम ध्यान रखिएगा। और मैं तो हमेशा हर परीक्षा के हर प्रश्न को बराबर ही आंकता हूं, ये तो करना ही पड़ेगा। और यदि इसको 25 मार्क दे दिया जाए तो आप यहां हैं, और इससे 25 यदि ले लिया जाए तो आप यहां हैं। यानी 60 के नीचे मेरा पार्ट जीएस है, आप जीएस में हैं तो आप रेस में नहीं हैं फाइनल सिलेक्शन के। और आप यदि 80 के आसपास हिंदी में नहीं हैं तो आप रेस में नहीं हैं। और किसी भी परीक्षा में जैसे जैसे मार्क ऊपर जाता है पाना कठिन होता है। 65 से 70 पहुंचना आसान है, 70 से 75 उससे कठिन, 75 से 80 उससे भी कठिन। तो ये मत सोच लीजिए कि हिंदी में ही 200 में 200 ला दीजिएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको 65 क्वेश्चन का बैकअप जीएस में भी लेके रखना पड़ेगा, उसके बाद हिंदी में खेलिए। सिलेक्शन तो हिंदी से भी होगा, हिंदी में करना ही अच्छा पड़ेगा। तो यह एक छोटा सा आपका, जो आज अकेले बता सकते थे बताए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप आइए स्टडी पॉइंट अजमेर में, आपको पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे, बताएंगे सिलेबस। तो हम लोग कल मिलते हैं अजमेर में, इसी उम्मीद के साथ कि अब की बार 80 पार प्रीलिम्स, और अब की बार 25 पार, क्योंकि पूरा हुजूम नहीं आ जाएगा, हम कितना भी बोल जाएंगे। अब की बार 25 पार फाइनल पीएसआई, ये इस नारे के साथ हम लोग कल मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टडी पॉइंट अजमेर, ठीक है, शास्त्री नगर में है, राम भवन के सामने जैन मंदिर है, उसके बेसमेंट में चलता है। और नहीं तो आप इस फोन से रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। सारे फैकल्टी हम लोग A1 हैं। 5-6 को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो कि हम लोग एक टीम हैं। हम 5-6, अगर हम ये 5-6 किसी भी एक एकेडमी में चले जाएं तो वो ऐसे ही बूम कर जाएगा। डॉक्टर रमेश सोनी है, मेरा प्रिय शिष्य भी है, भूगोल। मैं हूँ, मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ। संविधान और इतिहास, मैंने तो सुरेश जी को मजाक में कहा कि आपको कोई नहीं मिलेगा तो विषय हमको दे दीजिएगा, पढ़ा देंगे। लेकिन इतिहास और संविधान, टाक सर हैं, राजेश टाक सर। गणित रीजनिंग में हमारे ऋषि सर हैं, एकदम उम्दा खिलाड़ी हैं। और नरेश गोयल सर हमारे हिंदी में हैं। आप आइए, बेहतरीन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अजमेर में कल 10 बजे। जय हिंद, जय भारत।